नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश आदित्य फिर से आपका स्वागत करता हूं कंपटीशन कम्युनिटी पे। दोस्तों आज हम जो है एमसीक्यूज करने वाले हैं गुप्त काल का। गुप्त काल का चैप्टर आपने पढ़ चुका है, ठीक है। गुप्त काल में हमने संपूर्ण गुप्त काल के शासकों एवं उनके प्रशासन, ठीक, उनके अर्थव्यवस्था, उनके धर्म, उनके स्थापत्य, उनके साहित्य, सारी चीज़ों की चर्चा कर चुके हैं, ठीक। आज उन्हीं के बारे में हम, ठीक है, एमसीक्यूज करने वाले। तो देखिए, चलिए पहला प्रश्न हमारा क्या है, ठीक। पहला प्रश्न हमारा है, निम्न कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। चलिए भाई, कैसे चयन करेंगे आप? चयन करने के लिए पढ़ना जरूरी है, ठीक है। अगर पढ़ें तभी चयन कर पाएंगे। चलिए देखते हैं अब, ठीक। पहला है, गुप्त कुषाणों के सामंत थे। चलिए, क्या कुषाणों के सामंत थे? बिल्कुल सही है, ठीक, क्योंकि हमने प्रथम के दो शासक अर्थात आपके श्रीगुप्त और आपके घटोत्कच, इनके बारे में भी चर्चा कर चुके हैं, ठीक। हम ये जानते हैं कि गुप्त जो है प्रारंभ में, ठीक है, कुषाणों के सामंत थे। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त था, ठीक, ये भी सही है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, ये भी सही है, क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं। श्रीगुप्त के बाद अगला शासक जो आया था घटोत्कच, ठीक, ध्यान रखिएगा, इन दोनों ने महाराज की उपाधि धारण की थी, महाराज की, ठीक है। उसके बाद महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था, ठीक, गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने, ठीक। अर्थात इसमें विकल्प में आपको जो दिया है वो आएगा ये सभी। क्लियर है, ठीक है। पहला ही प्रश्न है, ठीक, प्रथम तीन राजाओं से संबंधित, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, महरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस शताब्दी में हुआ, ठीक है। तो ये चल रहा है लगभग 300 से 420 ईस्वी के आसपास का, अर्थात चतुर्थ शताब्दी ईस्वी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये चल रहा है आपका चतुर्थ शताब्दी ईस्वी, यानी 300 के बाद का जो चीज है, ठीक है, उसको हम कहेंगे चतुर्थ शताब्दी, ठीक है। तो 300 के बाद का चल रहा है। जैसे कि चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो 319-20 में गद्दी पे बैठा, कहें तो 319 कहना चाहिए, 319 पे गद्दी पे बैठा और उसी समय उसने क्या किया, गुप्त संवत चलाया। तो सीधी सी बात है, 300 से जैसे 301, 2, 3 ऐसे किए 400 तक, तो इस बीच को कहेंगे चतुर्थ शताब्दी, क्योंकि 3 साल मतलब 300 साल हो चुका है और हम किसकी ओर अग्रसर है, चतुर्थ शताब्दी में। ध्यान रखिएगा, चौथा सदी में, तो ये आएगा चतुर्थ शताब्दी। क्लियर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न को सही सुमेलित करना है। पहला है, एक तरफ अभिलेख है, ठीक है, और दूसरा है इसके प्रशस्तिकार अर्थात इसके रचनाकार। पहला है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, हरिशेठ, बिल्कुल सही, कोई डाउट नहीं, ठीक। मंदसौर अभिलेख, ठीक है, यशोधर्मन का, ठीक, वत्स भट्टी, ये भी सही है, ठीक। एहोल अभिलेख रवि कीर्ति का, ये भी सही है। और बचता है चौथा मंदसौर अभिलेख, ठीक, कुमारगुप्त का, वसूल, ये भी सही है। अर्थात हमारा ये आएगा, ठीक है, क्रम से सही है ना, ठीक, इसमें इस प्रकार से सही है। मैच द फॉलोइंग में, ठीक है, सूची मिलान करना है तो सीधा सीधा पहला वाला सही है, ठीक, 1, 2, 3, 4, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अगला प्रश्न पे आते हैं, ठीक, तथ्यात्मक चीज है। अगला प्रश्न पे आते हैं, समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के शासकों के संदर्भ में कौन सी नीति अपनाई थी? कोई डाउट है क्या इसमें? ठीक, समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के संबंध में ग्रहण मोक्षानुग्रह, ठीक, अर्थात ग्रहण मोक्ष और अनुग्रह, ठीक, ये नीति अपनाई थी। चलिए, तो पहला हो गया ग्रहण मोक्ष और अनुग्रह, प्रश्न है नहीं अपनाई थी, ठीक है, मैं गलत पढ़ गया था, ठीक है, आप भी ध्यान रखिएगा, नहीं अपनाई थी। तो कौन सा अपनी नीति नहीं अपनाया था? आत्मनिवेदन, ये नीति उसने नहीं अपनाई थी। क्लियर है, ठीक। हम ये पढ़ चुके हैं कि समुद्रगुप्त जो है अपने दक्षिण भारत के अभियान के दौरान, ठीक, दक्षिण भारत के 12 शासकों को पराजित करता है। कितने शासकों को? 12 शासकों को पराजित करता है, ठीक है। और इसमें से सबसे प्रमुख शासक था महमूद, ध्यान रखिएगा, महमूद, ठीक है। और कांची के शासक विष्णुगुप्त को भी पराजित करता है। आगे जाके कांची नाम आएगा आपका, कांची के शासक विष्णुगुप्त, ठीक है, विष्णुगुप्त को भी पराजित करता है। क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। 12 शासकों को पराजित करता है भाई दक्षिण भारत के, ठीक है। और ये भी कह सकते हैं कि ये जो है दक्षिण भारत में दक्षिण भारत की ओर जाने वाला या दक्षिण भारत के राज्यों को जीतने वाला प्रथम शासक था। चलिए, किस एकमात्र गुप्त शासक के सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन है? ट्रिक, ठीक, इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है, ट्रिक। कार्तिकेय, हमने क्या बताया था, कार्तिकेय किसका पुत्र है? महादेव और पार्वती का, ठीक है। और कार्तिकेय किस पे बैठता है? तो मयूर पे बैठता है। किस पे बैठता है? मयूर। और मयूर से हमने ये ट्रिक निकाला था कि मयूर शैली के सिक्के चलाए थे, ठीक है। और ये कौन है? तो ये है कुमारगुप्त। क्यों?
क्योंकि हमने ये बताया था, ठीक, शिव और पार्वती का कुमार, ठीक है, कुमार, कुमार कौन, ठीक है, तो कार्तिकेय। चलिए, तो ये आ जाएगा कुमारगुप्त प्रथम। ठीक, क्लियर है, उस चीज से मिलान कीजिए, ठीक, आपको क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं, लेखक और रचनाकार। ठीक, मुझे बानी याद होना चाहिए इस प्रकार की चीजों का। अगर इस प्रकार की चीजों को भी अगर वहां याद करना पड़े एग्जाम में तो दिक्कत है भाई, बता रहा हूं। ठीक है, शूद्रक मृच्छकटिकम, विशाखदत्त विशाल दांत वाला मुद्रा राक्षस, कालिदास विक्रमोर्वशीयम, कोई दिक्कत नहीं, भवभूति उत्तर रामचरित्र, सीधा सीधा है, अर्थात 1 2 3 4। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो शूद्रक मृच्छकटिकम, विशाखदत्त मुद्रा राक्षस, ठीक है, और साथ ही साथ देवी चंद्रगुप्तम भी है, देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी इनकी पुस्तक है। कालिदास के बहुत सारे पुस्तक हैं। ठीक है, कालिदास का विक्रमोर्वशीयम के अलावा रघुवंश है। ठीक है, मृच्छकटिकम है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, और उस अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद जो है विलियम जोन्स ने किया था। इस चीज को पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर आएगा आपका ए, 1 2 3 4 कंसेक्यूटिवली। ठीक है, सामने ही मैच किया हुआ है ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला है कि निम्न को सुमेलित कीजिए। ठीक है, अर्थात एक तरफ शासक है और दूसरे तरफ, ठीक है, उनकी सूची है, उनकी पत्नी है। ठीक, ध्यान रखिए भाई, पत्नी को याद करना पड़ता है, पत्नी का नाम। पहला है चंद्रगुप्त प्रथम, हम ये पढ़ चुके हैं। चंद्रगुप्त प्रथम जो है विवाह किया था। ठीक है, और क्या किया था, विवाह से संबंधित सिक्के जारी किए थे, जैसे लिच्छवी प्रकार के सिक्के, कुमार देवी चंद्रगुप्त सिक्के, ठीक है, राजा रानी प्रकार के सिक्के और विवाह प्रकार के सिक्के। तो आप इसी से आप उसको डिराइव कीजिए कि चंद्रगुप्त कुमार देवी, यह चंद्रगुप्त प्रथम है। ठीक है, दूसरा चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हमने ध्रुव देवी के बारे में ये पढ़ा था, इनको ध्रुव देवी या ध्रुव स्वामिनी के नाम से हम लोग पढ़े हैं। ठीक, कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ठीक, अपने बड़े भाई कहना चाहिए, ठीक है, कौन, तो रामगुप्त, रामगुप्त की हत्या करके कौन बना था शासक, जो कि अयोग्य शासक था, तो चंद्रगुप्त बना था। ठीक है, और उन्हीं के पत्नी, ये रामगुप्त की पत्नी है, ध्यान रखिएगा, रामगुप्त की पत्नी है। ठीक, और इसी, ये एक्चुअली में शक शासकों ने इसको मजबूर कर दिया था कि इसको पत्नी को ये बोले कि भेज दिया जाए हमारे पास। ठीक, तो ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय जो है जाके इसके पत्नी के भेष में, अर्थात ध्रुव देवी के भेष में जाके उस शासक की हत्या करता है और इसको मुक्त कर लेता है। ठीक है, शकों को पराजित करता है, इसलिए इसको शकारी भी कहा गया है। और शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में, ध्यान रखिएगा, पहला हो गया शकारी। ठीक है, और इसी उपलक्ष्य में इसने रूपक सिक्के जारी किए, रूपक, और साथ ही साथ एक नया उपाधि धारण किया, विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। तो इतने सारी चीजें आप यहीं से डिराइव कर लीजिए। ठीक है, और बच जाता है अपना समुद्रगुप्त। तो यहाँ पर आप मिलाइए ए, ठीक, 1 1 और 3, ठीक है, और यहाँ पर कहीं 1 है नहीं। ठीक, यानी कि 1 2 3 समुद्रगुप्त का दत्त देवी। अगर नहीं आता है तब की बात है। ठीक, क्योंकि हमने 2 को मिला है, बीच का पता ही नहीं। ठीक, तो स्वभावतः वो उत्तर वही आएगा। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। ठीक, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, नहीं है। ठीक, गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहते हैं, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, किस चीज का, संस्कृति का, भारतीय संस्कृति। अच्छा, संस्कृति लिखा है भाई, ठीक, थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा, है ना। ठीक, गुप्तकालीन शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को कविराज कहा गया, बिल्कुल सही, सॉरी बिल्कुल गलत है, कविराज नहीं कहा गया है। कविराज किसकी उपाधि थी, ठीक है, कविराज थी समुद्रगुप्त की उपाधि, समुद्रगुप्त। ठीक, सभी जने कविता नहीं करते थे भाई, कविराज की उपाधि जो है समुद्रगुप्त धारण किया था। ठीक है, और अगला है आपका, ठीक, लौह स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त को सक्रोपम कहा गया, ये सही है। ठीक, वेनसांग ने कुमारगुप्त का नाम सक्रादित्य कहा, ये भी सही है। ठीक, अर्थात 3 स्टेटमेंट सही है। ठीक, हम पढ़ रहे हैं सत्य नहीं है, तो ये, ठीक, अर्थात बी वाला स्टेटमेंट सत्य नहीं है। ठीक, वही उसका आंसर होगा। क्लियर है, ठीक है, क्योंकि असत्य कथन को हमको खोजना है। अब ध्यान रखते हैं, ठीक, एक तरफ पुस्तक है, सॉरी एक तरफ आपके विद्वान है, दूसरे तरफ उनका क्षेत्र है। ठीक, तो आप यहाँ पर डिराइव कीजिए कि कौन किस क्षेत्र से है। चलिए, ठीक है, सबसे पहले देखिए, नाम ही है चरक, चरक चिकित्सा, एक नाम से सामने ही दिख रहा है। ठीक है, अब आपका है विशाख दत्त। ठीक, विशाख दत्त की रचना है मृच्छकटिकम, ठीक, जो कि एक नाटक है, ध्यान रखिएगा। मृच्छकटिकम विशाख दत्त की रचना है, देवी चंद्रगुप्तम भी उन्हीं की रचना है, और दोनों क्या है, एक नाटक है, इसलिए नाटक। वराहमिहिर वास्तव में खगोल शास्त्री है। ठीक है, खगोल विज्ञान। ठीक, यहाँ ब्रह्मगुप्त भी उसी प्रकार का है। अब बताइए क्या किया जाए।
ब्रह्मगुप्त भी फिजिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, अब इन दोनों में हम क्या करेंगे, पहले 2 को मिला लेते हैं, 1 और 2, तो ये 2 आ गया और कहीं नहीं है। ठीक है, C का 3 ये 2 है। ठीक है, अब आपका वराहमिहिर आपका बच जाएगा, ठीक, गणित की ओर, और ब्रह्मगुप्त आपके खगोल की ओर। ठीक, ध्यान रखिए गणितज्ञ थे, ठीक, फिजिसिस्ट थे, साथ ही साथ खगोल विज्ञान पे भी इनका कमांड था, इसलिए विकल्प के हिसाब से आपका उत्तर आएगा बी, विकल्प के हिसाब से। ठीक है, और ये भी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन चांदी के सिक्के कहलाते थे। भाई आप पढ़े होंगे तो चांदी के सिक्के के बारे में हम पढ़ चुके हैं, सोने के सिक्के के भी बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो आराम से देखिएगा। ठीक, दिनार क्या है, दिनार तो हम पढ़े हैं कि दिनार क्या है, ये सोना का सिक्का है। ठीक है, और इधर सुवर्ण का नाम ही है सोना। ठीक है, बच जाता है 2, तो द्रम और रूपक ये दोनों के दोनों चांदी के सिक्के हैं, यानी 2 और 3। तो कहाँ है 2 और 3 अर्थात बी। ठीक है, इस पे ध्यान रखिए, गुप्तकालीन चांदी के सिक्के का नाम है द्रम और रूपक। ठीक है, रूपक कौन बनाया था भाई, रूपक अभी हमने चर्चा किया। ठीक है, कौन, चंद्रगुप्त। कब, जब शकों को इसने पराजित किया, सकारी की उपाधि धारण किया, विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया, और रूपक सिक्के चलाए थे चांदी के। ठीक है, कोई डाउट नहीं। निम्न में से किस एक स्थल पर शिल्प में विष्णु के वराह अवतार दर्शाया गया है। ठीक है, विष्णु के वराह अवतार का वर्णन उदयगिरी के गुफा में है, अर्थात ये विदिशा के उदयगिरी के गुफा में है। क्लियर है। चलिए अब देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्न उपाधियों में से कौन सी एक समुद्रगुप्त से संबंधित नहीं है। ठीक है, कौन सा उपाधि जो है वो समुद्रगुप्त से संबंधित नहीं है, एक एक करके देखिए। लिच्छवी दोहित्र, सर्वराजा छेता, ठीक, अश्वमेघ पराक्रम और विक्रमादित्य। अभी हमने पढ़ा है भाई, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा गया। ये जो विक्रमादित्य है कोई और नहीं है भाई, ये कौन है, चंद्रगुप्त द्वितीय। और कब, फिर अभी आपको बताया शकों को पराजित किया था, शकों को पराजित किया, सकारी की उपाधि धारण किया। ठीक है, रूपक सिक्का चला और विक्रमादित्य की भी उपाधि धारण किया था। ठीक, तो ध्यान रखिए लिच्छवी दोहित्र, लिच्छवी दोहित्र का मतलब लिच्छवी के पुत्री का पुत्र, दोहित्र का मतलब पुत्री का पुत्र होता है। ठीक है, दोहित्र का मतलब होता है पुत्री का पुत्र, और लिच्छवी दोहित्र मतलब लिच्छवी के पुत्री का पुत्र कुमार देवी। ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके पिता कौन थे, समुद्रगुप्त के पिता। ठीक, समुद्रगुप्त के पिता जो थे, ठीक है, आपके चंद्रगुप्त प्रथम थे, और उनका संबंध किससे था, उनकी पत्नी कुमार देवी। तो कुमार देवी के, ठीक है, कुमार देवी उनकी माँ हो गई। ठीक है, तो ये पुत्री का पुत्र अर्थात लिच्छवी के पुत्री का पुत्र, लिच्छवी का पुत्री कुमार देवी और उसका पुत्र। कितना खतरनाक टाइप का समझा रहा हूं, है ना। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया। लिच्छवी है, लिच्छवी के पुत्री कुमार देवी और कुमार देवी का पुत्र आपका समुद्रगुप्त। ठीक है, कुछ ज्यादा ही खतरनाक टाइप का हो गया था, रीजनिंग टाइप का। चलिए आगे बढ़े। गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई, ठीक, क्यों कहते हैं, बहुत सारा सोना निकला था क्या, केजीएफ टाइप का। ठीक है, बहुत सारा सोना निकला था क्या। चलिए देखें, यहाँ पर व्यापार में अभूतपूर्व प्रगति, ऐसा कुछ नहीं था। कला साहित्य के क्षेत्र में प्रगति, बस आगे तो बढ़ना ही नहीं है। ठीक है, उपरोक्त तो सभी भी दिया है, प्रचुर मात्रा में स्वर्ण सिक्के चलाए जाने के कारण, लेकिन चलाया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि व्यापार में अभूतपूर्व प्रगति, लेकिन हम सबको नहीं जोड़ सकते। ठीक, हम लेंगे कला और साहित्य के क्षेत्र में प्रगति, क्योंकि ये चीज़ स्पेसिफिक है। कला और साहित्य के कारण इस काल को क्लासिकल युग कहा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कला और साहित्य के कारण। अगला है, गुप्तकालीन धर्म पर विचार करते हुए सही कथन की पहचान करें। चलिए, मंदिर पूजा की शुरुआत गुप्त काल में हुई, बिल्कुल सही है। अवतारवाद जैसे विचार हिंदू धर्म का मूल विशेषता थी, इसी काल में हुआ, अर्थात दोनों सही है। ठीक है, ये ठीक, अवतारवाद की बात हम करें तो दशावतार की चर्चा जो है इसी काल में हुआ था। ठीक है, और हरि और हर की पूजा अर्थात विष्णु और शैव अर्थात विष्णु और शंकर की एक साथ पूजा हरि हर के रूप में भी इसी काल में हुआ था, और दशावतार का कंसेप्ट भी यहीं से आया था। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीनी यात्री फाहयान के भारत यात्रा के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। ये सबसे खतरनाक है। ठीक, ध्यान रखिएगा, सही नहीं है। ठीक, इस चीज को हमको डिनोट करना है। ठीक, इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था। फिर सबसे पहला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय कौन, फाहयान, सही है।
ठीक, उसका उद्देश्य बौद्ध धर्म का पवित्र स्थानों की यात्रा करना था, बिल्कुल सही है। वह जल मार्ग से गया, ये भी सही है। ठीक, वह संपूर्ण भारत भ्रमण कर वापस अपने देश स्थल मार्ग से गया, गलत है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि वो पहले कहाँ गया, श्रीलंका गया था, और श्रीलंका से बाकी पूर्वी देश तरफ गया था। कहाँ पर, पूर्वी देश। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फायान, ठीक है, कहाँ से गया था, जल मार्ग से वापस गया था। चलिए आगे बढ़े। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किस स्रोत से गुप्त काल में सूर्य पूजा का उल्लेख नहीं मिलता, अर्थात अधिकतर समय में सूर्य पूजा का उल्लेख मिला है, तो किस अभिलेख से नहीं मिला है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मंदसौर अभिलेख, एरन अभिलेख, इंदौर अभिलेख, इंदौर ताम्रपत्र और आपके मंदसौर ताम्रपत्र। आपको पता है कि एरन अभिलेख से सती प्रथा का क्या मिला है, सती प्रथा का उल्लेख हुआ है। ठीक है, और यह है आपका किसका, ठीक, भानुगुप्त का, भानुगुप्त का एरन अभिलेख। तो हम सीधी सी इसको टिक लगा सकते हैं कि एरन अभिलेख से सूर्य पूजा का उल्लेख नहीं मिला है। चलिए ठीक, अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है, गुप्त काल में वराहमिहिर ने प्रसिद्ध पुस्तक बृहद संहिता की रचना की, यह किस विषय पर आधारित प्रबंध था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक, बृहद संहिता। अभी हम पढ़े हैं कि वराहमिहिर कौन थे, ये खगोल शास्त्री थे प्रमुख रूप से। क्या थे भाई, खगोल। ठीक, क्या थे, खगोल। ठीक, फिजिसिस्ट। तो आपको सीधा सा आएगा खगोल विज्ञान। कौन सा, खगोल विज्ञान। चले ठीक है, शासन काल का नहीं था, चिकित्सा के लिए तो आपका धन्वंतरी थे, अर्थशास्त्र के नहीं थे। चलिए अगला प्रश्न हमारा है कि हुरणों का उल्लेख किस अभिलेख में है। सिंपल सा है, हुरणों का अभिलेख जो है किस अभिलेख में है। ठीक है, तो हुरणों का अभिलेख, हुरणों को भारत से बाहर भेजा कौन है, स्कंदगुप्त। तो कहाँ रहेगा, तो स्कंदगुप्त के, ठीक है, भीतर गांव अभिलेख में। ठीक है, जिसको भीतर गांव अभिलेख भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हुरून का आक्रमण जो है, ठीक है, इससे पहले हो चुका था, लेकिन भारत से स्कंदगुप्त ने उसको बाहर भेजा था। हुरून कौन है, तो हुरून को इतिहास में मलेच्छ के भी नाम से जाना जाता है, और हुरून को भारत से बाहर भेजने का श्रेय स्कंदगुप्त को जाता है। ठीक, और स्कंदगुप्त का अभिलेख है आपका भीतर गांव का अभिलेख। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना उसी ने किया जिसका उपनाम सक्रादित्य था, जिसका उपनाम महेंद्रादित्य था। ठीक है, अर्थात कुमारगुप्त ने। किसने, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ही सक्रादित्य है, ध्यान रखिएगा, सक्रादित्य। और कुमारगुप्त को ही हम महेंद्रादित्य के नाम से भी जानते हैं, महेंद्रादित्य। क्लियर है। तो इस प्रकार आज के हमारे 20 प्रश्न हुए। ठीक है, प्रश्न सामान्य थे, लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे, ठीक, अर्थात क्या कहते हैं उसको, एक कहावत है, ठीक, नजर हटी और दुर्घटना घटी। तो प्रश्न को पढ़ने में जरा से भी आप लापरवाही करेंगे, ठीक, तो आपका, ठीक, इस प्रकार के प्रश्न जो है काउंटिंग कम हो सकता है। तो सिली मिस्टेक्स होते हैं, ठीक, ये एक कॉमन चीज़ है। और उस चीज़ को आप कैसे कम कर सकते हो, को एक प्रश्न को कम से कम 2 बार पढ़िए। ठीक है, आप अंडरलाइन कीजिए कि प्रश्न में है या नहीं है, क्या पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार आप प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़िए। लेंदी प्रश्न है तो उसको तो और अच्छे से पढ़िए। ठीक है, क्योंकि ठीक आपका एक प्रश्न जो है अगर माइनस होता है तो आपको दिक्कत हो सकता है। ठीक, तो इस प्रकार आज का हमारा ये सेशन कंप्लीट हुआ। ठीक, हम अगले सेशन में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, स्टे ट्यून। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि अगला जो वीडियोज़ हैं, ठीक, वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से उसकी जानकारी आपको मिल जाए, और आपका कोई भी चैप्टर, कोई भी सेशन मिस ना हो। ठीक है, चलिए इसके साथ फिर से मैं विदा लेता हूँ। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।